Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to discuss about very important branch of chemistry, that is chemical kinetics. Dear students, chemical kinetics जो है, it is concerned about the study and measurement of rate of reaction. Number two, factors affecting rate of reaction. Number three, methods used for determination of rate. And number four, all other relevant concepts. फॉर एग्जाम्पल वो कौन से रेलेवेंट कंसेप्ट हो सकते हैं आपके पास बेटे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है जो हम रेट से निकालते हैं, थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट हो सकती हैं, थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट ये हो सकती हैं आपके पास. अच्छा, इसके अलावा बेटे आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट हो सकता है, आर्हीनियस इक्वेशंस हो सकती हैं. ये तमाम रेलेवेंट कंसेप्ट. तो आपके पास केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, मेजर करते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन को. कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को? आपको पता है बेटे, वो जो है टेम्परेचर हो सकता है, पार्टिकल साइज हो सकता है, कैटलिस्ट हो सकता है, आपके पास नेचर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशी हो सकती है. तीसरा, कौन से मेथड्स हैं जिनके जरिए आप रेट को डिटरमिन कर सकते हैं, इसमें मैं आगे बात करूंगा डिटेल में. और जो बाकी रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स हैं रेट के हवाले से, उनके बारे में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी कर रहे होते हैं. इससे पहले थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो गिब्स फ्री एनर्जी आपके पास वो पैरामीटर है जिसके ज़रिए आप रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को या उसकी फिजिबिलिटी को बता सकते हैं. तो अगर आप रिकॉल करें बेटा इसको, तो आपको पता है कि जितना जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसका मैग्नीट्यूड जितना आपके पास नेगेटिव होगा, जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसका मैग्नीट्यूड जितना आपके पास नेगेटिव होगा, उतना ही जो रिएक्शन है वो क्या होगा जी? स्पॉन्टेनियस होगा. उतना इस रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी ज्यादा होगी, एकदम से खुद ब खुद होगा आपके पास वो रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल आपके पास मैं कुछ रिएक्शन लिखता हूँ, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स अस H2O. इस रिएक्शन का डेल जी भी नेगेटिव है. ठीक है, दूसरा रिएक्शन मैं लिखता हूँ N2O4 गिव्स अस 2NO2. ठीक है, इसकी डिकम्पोजिशन है, इसका डेल जी भी क्या है जी? नेगेटिव है. याद रखें, जो ऊपर वाला रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, इसका जो नेगेटिव डेल जी है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है जी? ग्रेटर है. और इसका इस रिएक्शन के मुकाबले में आपके पास जो मैग्नीट्यूड है वो थोड़ा सा क्या है जी? लेसर है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो जितना नेगेटिव होगा उतना ही रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा, फीजिबल होगा. तो इन दो इंफॉर्मेशन से ये पता चल रहा है कि जो फॉर्मेशन ऑफ वाटर वाला रिएक्शन आपके पास, इट इज मोर स्पॉन्टेनियस एज कंपेयर टू दैट ऑफ द बिलो रिएक्शन, दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4. तो थर्मोडायनामिक्स ये कह रही है आपके पास कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ये खुद ब खुद हो जाएगा. लेकिन अगर आप इस रिएक्शन को रियलिस्टिकली करें बेटा खुद, कि आप इसे किसी कंटेनर में ले लें, इसके रिएक्टेंट्स को, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एट नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आप इसको रखें बेटा, तो ये रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं हो रहा होता या इंतहाई स्लोली हो रहा होता है आपके पास. ठीक है, ना होने के बराबर होता है आपके पास ये रिएक्शन. हालांकि थर्मोडायनेमिक फैक्टर डेल जी ने ये प्रेडिक्ट किया था कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर जो है वो स्पॉन्टेनियस है, वो फीजिबल है आपके पास. लेकिन अगर आप इस रिएक्शन को रियलिस्टिकली देखें बेटा, तो आपके पास ये रिएक्शन इंतहाई स्लो या न होने के बराबर हो रहा है. इसका मतलब यह है कि जो थर्मोडायनेमिक फैक्टर गिब्स फ्री एनर्जी है, इट ओनली प्रेडिक्ट्स द पॉसिबिलिटी or spontaneity of reaction. It do not talks about the kinetic of reaction or the rate at which the reaction occurs.
उसके बारे में आपके पास ये जो गिब्स फ्री एनर्जी का कंसेप्ट है वो बात नहीं कर रहा होता। तो इससे मुझे ये पता चला कि जितना थर्मोडायनेमिक को रिएक्शन की पॉसिबिलिटी या फिजिबिलिटी के लिए पढ़ना अहम है आपके पास, उतना ही आपको उस रिएक्शन की काइनेटिक्स को, उस रिएक्शन की जो फैक्टर्स हैं जो कि रेट के ऊपर आपके पास क्या करते हैं जी, इन्फ्लुएंस करते हैं रेट को, उनको पढ़ना भी मस्ट है। तो ये सारा कुछ हम लोग जो हैं वो केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ रहे होते हैं। हालांकि अगर थर्मोडायनेमिक के कंसेप्ट जो थे वो आपके पास इनफ होते तो ये रिएक्शन आपके पास इसके बारे में जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन थी वो गिब्स फ्री एनर्जी ने दी थी, लेकिन जब हमने इस रिएक्शन को रियलिस्टिकली किया तो आपके पास ये नहीं हो रहा था आपके पास। इसका मतलब ये है कि कुछ और नॉलेज भी है जो कि हमें कौन प्रोवाइड करेगा जी, केमिकल काइनेटिक्स प्रोवाइड करेगी। तो इस वजह से केमिकल काइनेटिक्स अलोंग विद द थर्मोडायनेमिक्स बड़ी अहम है फॉर द रिएक्शन। हम रिएक्शन की रेट या स्पीड के हवाले से बेटा, या ऑन द बेसिस ऑफ रेट और स्पीड हम रिएक्शन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं आपके पास। मैंने आपके सामने ये कैटेगरीज लिखी हुई हैं। पहली जो टाइप है आपके पास वो है एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शन। आप सामने देखें तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शन। दूसरा जो है बेटा इट इज स्लो रिएक्शन, या आप ये कहते हैं मॉडरेटली स्लो रिएक्शन। तीसरा जो है वो एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस है आपके पास। सबसे पहला है एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शन। कौन से होंगे बेटा, इसकी डेफिनेशन में अगर आपके लिए करूं, दीज आर द रिएक्शन व्हिच अकर्स एट अ हायर रेट, ठीक है, या दीज आर द रिएक्शन व्हिच अकर्स एट अ हाई स्पीड, या these are the reaction in which the concentration change in reactants and products is very high, ठीक है। या आप ये ले लें कि बहुत ही कम टाइम में आपके पास जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं आपके पास उनकी कंसंट्रेशन में आपके पास क्या आता है जी, चेंज आता है। ये एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शन है। इसकी मिसाल फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है जी, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड reacts with a strong base, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सॉल्ट और वाटर बनेगा आपके पास, ठीक है। एक स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट बेस के साथ मिले सॉल्ट और वाटर बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज ऑफ वेरी हायर रेट आपके पास रिपोर्टेड है ये रिएक्शन, इट अकर्स इन 10⁻⁻7 सेकंड्स। इतना आपके पास ये फास्ट रिएक्शन है। इसी तरह से दूसरा रिएक्शन कौन सा होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप सिल्वर नाइट्रेट को AgNO3 को रिएक्ट कराएं किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ, तो विद इन नो टाइम आपको AgCl प्रिसिपिटेट होता हुआ नजर आएगा, ठीक है, बीकर के अंदर। तो ये रिएक्शन भी आपके पास क्या है जी, फास्ट रिएक्शन है जी। इट ऑल्सो अकर्स एट अ हायर रेट। तीसरा रिएक्शन क्या है, अभी मैंने लिखा भी था, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 एट नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपके पास क्या है जी, 2NO2 बनता है आपके पास। तो ये रिएक्शन बहुत तेज है, इसकी डिकम्पोजिशन जो है वो इंतहाई फास्ट रेट पर हो रही थी। आपके पास N2O4 एक्सप्लोड्स समटाइम वायलेंटली to form 2NO2। तो दे आर द रिएक्शन, ये वो रिएक्शन है। इनकी तरह और रिएक्शन भी हो सकते हैं जो कि फॉल करते हैं कौन सी कैटेगरी में जी, एक्सट्रीमली फास्ट कैटेगरी में आपके पास। क्यों कि दे अकर्स एट अ वेरी हाई रेट, बहुत कम टाइम में इनके रिएक्टेंट्स चेंज होते हैं किस में जी, प्रोडक्ट्स में। इस वजह से मैंने इसको किस में रखा है, एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शन में। इन रिएक्शन की काइनेटिक्स को या रेट को पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। इनके लिए स्पेशल टेक्निक्स होती हैं कि जिनके जरिए आप इनका रेट मालूम करते हैं। ये फेम्टोकेमिस्ट्री में आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। आप फेम्टोकेमिस्ट्री में या फेम्टो टेक्निक्स को यूज करते हैं इन रिएक्शन की काइनेटिक्स को समझने के लिए। रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज होती हैं आपके पास। तो ये रिएक्शन जो है इनका जो रेट मालूम करना है आपके पास, इनके कंपैरिजन में थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो बहुत तेजी से आपके पास जा रहे होते हैं किसमें जी, प्रोडक्ट्स में। इस वजह से आपके पास इनका रेट निकालना थोड़ा सा क्या होता है जी, मुश्किल होता है। दूसरी कैटेगरी कौन सी है बेटा आपके पास, मॉडरेटली स्लो रिएक्शन। थोड़े से ऐसे रिएक्शन जो कि थोड़े से आपके पास क्या है जी, स्लो है। उनमें कौन कौन से रिएक्शन है आपके पास, पहला है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोआयोडिक एसिड इनटू H2 प्लस I2।
इसी तरह से बेटे आपके पास एस्ट्रिफिकेशन का रिएक्शन है, ईस्टर्स का बनाना। फॉर एग्जांपल आप वीक एसिड को, किसी भी वीक एसिड को अल्कोहल के साथ जोड़ें CH3CH2OH, तो आपको ईस्टर्स बनती हुई मिलती है बेटे आपके पास। ठीक है, ईस्टर कैसे बनाते हैं? एनी ऑफ द वीक एसिड व्हेन कंबाइंस विद अल्कोहल, ठीक है, तो आपके पास ईस्टर्स बनेंगे। बेस कैटालाइज भी हो सकता है रिएक्शन, एसिड कैटालाइज भी हो सकता है, ईस्टर्स बनेंगे। ईस्टर्स का क्या होता है जी? फंक्शनल ग्रुप। ये इनका आपके पास फंक्शनल लिंकेज है ईस्टर्स की। इसके इस तरफ भी आपके पास R ग्रुप होगा, CH3 आ गया। इसके इस तरफ भी आपके पास R ग्रुप होगा, CH2CH3 प्लस क्या बनेगा जी? वाटर बनेगा। ये जो रिएक्शन है ये भी क्या है जी? मॉडरेटली स्लो रिएक्शन है। ये उन रिएक्शंस की तरह नहीं है आपके पास कि भाई जो कि एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शन पे, एक्सट्रीमली फास्ट पेस के ऊपर हो रहे थे आपके पास। ठीक है बेटे, इन रिएक्शंस की काइनेटिक्स को पढ़ना या इनके रेट को डिटरमिन करना थोड़ा आसान है आपके पास। आप कंडक्टोमीट्रिक मेथड, आप पोलेरीमीट्रिक मेथड, आप पोटेंशियोमीट्रिक मेथड आपके पास, आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स के जरिए इनके रेट को मालूम कर सकते हैं आपके पास, जिसे मैं थोड़ा आगे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन कौन से आपके पास बेटे? दीज आर द रिएक्शन व्हिच अकर्स एट अ वेरी स्लो पेस। फॉर एग्जांपल आप ये कह दें कंप्लीट रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया आपके पास, ये एक एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन की कैटेगरी में आ रहा होता है। दूसरा आपके पास मैंने अभी बताया कि आप H2 और ऑक्सीजन को जोड़ें तो बहुत ही मिनिमल अमाउंट ऑफ वाटर बन रहा होता है, तो ये एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन है विच अकर्स एट अ वेरी स्लो पेस। ठीक है, तो इनकी काइनेटिक्स को भी स्टडी करना थोड़ा आसान होता है बनिस्बत के इसके जी एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शन के। तो तीन कैटेगरीज आपके पास थी on the basis of speed or rate of reaction। extremely fast reaction जिनकी काइनेटिक्स को पढ़ना थोड़ा मुश्किल, आप स्पेशल टेक्निक्स से पढ़ेंगे, मैंने बताई थी आपको। ठीक है, कौन सी टेक्निक्स थी आपके पास? मैंने कहा रिलैक्सेशन टेक्निक्स। आप फेम्टोकेमिस्ट्री की टेक्निक्स को यूज करते हैं, आप लोग फ्लैश फोटोलाइसिस को यूज करें। रिलैक्सेशन टेक्निक्स के जरिए हम लोग इन एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शन की काइनेटिक्स को स्टडी करेंगे। दूसरे जो कि मेजर कैटेगरी है आपके पास मॉडरेटली स्लो रिएक्शन, इनकी काइनेटिक्स को आपने स्टडी करना है। इनके लिए बहुत से मेथड्स हैं। कौन से? पोटेंशियोमीट्रिक है आपके पास, कंडक्टोमीट्रिक है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स हैं, पोलरीमीट्रिक मेथड है आपके पास, फास्फोरेसेंस, फ्लोरेसेंस का मेथड है, इनके जरिए आप इनको स्टडी कर सकते हैं। मजीद बेटा आगे हम प्रोसीड करें तो व्हाट एक्चुअली द रेट ऑफ रिएक्शन इज। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है आपके पास, इसे मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए या इसकी डेफिनेशन पे जाने के लिए बेटा मैं कुछ जनरल सा रिएक्शन आपके सामने लिखता हूँ। लेट ए इज अ रिएक्टेंट, इट चेंजेस टू फॉर्म प्रोडक्ट बी। ए रिएक्टेंट है, इट चेंजेस टू फॉर्म प्रोडक्ट बी, ये आपके पास। ठीक है, जिस वक्त टाइम t0 था उस वक्त हमें पता है कंसंट्रेशन ऑफ A वाज मैक्सिमम और B क्या था आपके पास? 0 था। एज द टाइम प्रोसीड्स, तो आपके पास A जो है वो चेंज हो रहा है किस में जी? B में। तो कितनी रफ्तार से चेंज हो रहा है, किस स्पीड से चेंज हो रहा है और कितना टाइम ले रहा है आपके पास ए रिएक्टेंट जो है अपनी कंसंट्रेशन को कंज्यूम करके प्रोडक्ट बनाने में, ये असल में क्या है जी? रेट है आपके पास। तो मैं इसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिख सकता हूं बेटे, रेट इज इक्वल टू एक्चुअली डिसअपीयरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए पर यूनिट टाइम। ठीक है, कि कितने टाइम में आपके पास जो ए की कंसंट्रेशन है उसमें चेंज आ रहा है। नेगेटिव साइन इसलिए लिख रहा हूं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ए डिक्रीजेस। ठीक है, अच्छा एक ये एक्सप्रेशन हो गया जी रेट का इसके लिए। दूसरा क्या लिख सकते हैं बेटा आपके पास? रेट प्रोडक्ट के सेंस में क्या लिख सकते हैं आप? इट इज एक्चुअली द अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, कि कितना प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है, प्लस लिखा है पर यूनिट टाइम, ये आप लिख सकते हैं। या आप जनरल लिखना चाहें तो क्या हो सकता है कि रेट इज एक्चुअली इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम चेंज। ठीक है, कि जो टाइम अगर आपके पास शुरू में 0 सेकंड्स थे, फिर उसके बाद आपके पास टाइम ने प्रोसीड करना शुरू किया, टाइम थोड़ा सा चेंज हुआ, उस टाइम के चेंज होने के साथ
रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया आपके पास, ये क्या है जी, इसका रेट है आपके पास, ठीक है। एक रिएक्शन है कि वो कम टाइम में, और से सुने, वो कम टाइम में ज्यादा कंसंट्रेशन में चेंज ला रहा है, या दूसरी तरह से कहें वो कम टाइम में आपके पास उसके रिएक्टेंट्स चेंज हो रहे हैं किसमें जी, प्रोडक्ट्स में, तो उस रिएक्शन का रेट क्या होगा बेटे, हाई रेट होगा आपके पास। क्यों, टाइम कम ले रहा है। दूसरा रिएक्शन ऐसा है कि ज्यादा टाइम ले रहा है रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो उसका रेट क्या होगा जी आपके पास, लो रेट होगा। ये जो मैंने आपके सामने एक्सप्रेशंस लिखे हैं बेटा, ये सारे के सारे कौन से एक्सप्रेशंस हैं, दे आर द एक्सप्रेशंस व्हिच एक्सप्लेन्स द कंसंट्रेशन चेंज पर यूनिट टाइम, दे आर द रेट एक्सप्रेशंस। इसी तरह से अगर आपके पास रिएक्शन की टाइप कुछ यूं हो, a + 2b gives us 3c। आप इस रिएक्शन को देखिए बेटा, if we want to calculate the rate for that of c, तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है आपके पास कि जो a है वो 3 टाइम्स जो c बन रहा है आपके पास, इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द 3 टाइम्स डिसअपीयरेंस ऑफ a। और फिर जो a है आपके पास बेटा, इट इज एक्चुअली इट्स कंसंट्रेशन डिसअपीयर्स, ठीक है। और ये जो कंसंट्रेशन है वो हाफ है किसके आपके पास जी, बी रिएक्टेंट के। मैं फिर से बोलता हूं, जो कंसंट्रेशन ऑफ सी बन रही है आपके पास, ये इक्वेशन से बता रही है कि इट डिमांड्स डिसअपीयरेंस ऑफ ए, 3 टाइम्स डिसअपीयरेंस ऑफ ए, और ए की कंसंट्रेशन बी के अकॉर्डिंग क्या है, एग्जैक्टली हाफ है। तो अगर आप इनका रेट लिखना चाहते हैं तो आप कैसे लिखेंगे बेटा, रेट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स डिसअपीयरेंस ऑफ ए पर यूनिट टाइम। आप यूं लिख सकते हैं, या फिर आप यूं लिख सकते हैं कि इट इज एक्चुअली इक्वल्स टू 3/2 disappearance of b per unit time, or it is equals to change in concentration या appearance of concentration of products per unit time। ये सारी की सारी जो आपके पास expressions है, these are the rate expressions for the above equation। आप देख लें बेटा, reactants जो हैं वो disappear होंगे, क्या बनाएंगे आपके पास ही, प्रोडक्ट्स बनाएंगे। रेट को हम लोग अक्सर डिनोट भी करते हैं किससे जी, dx/dt से। आप रेट की जगह पे dx/dt भी लिख सकते हैं। व्हाट इज x, x क्या है आपके पास बेटा, इट इज एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, d फॉर चेंज इन concentration, scale bracket concentration, change in concentration of any reactant or product per unit time is actually the rate। तो आप रेट की जगह पे अक्सर बुक्स में लिखा हुआ देखते हैं dx/dt। इसका मतलब यही होता है कि आप रेट को एक्सप्रेस कर रहे हैं ना। ये सारी की सारी जो एक्सप्रेशंस थी वो क्या थी आपके पास ही, रेट एक्सप्रेशंस थी। आप किसी भी एक्सप्रेशन से, ये पहली एक्सप्रेशन है, ये दूसरी आपके पास, ये तीसरी है, थोड़ा चेंज करके मैंने लिखा, ठीक है, ये चौथी आपके पास एक्सप्रेशन है। ये चारों के चारों एक्सप्रेशंस जो हैं, दे आर द डिफाइनर ऑफ द रेट। इक्वेशंस आर डिफाइनर ऑफ टर्म्स, ठीक है, तो आप डिफाइन कर सकते हैं। तो एक्चुअली फिर रेट क्या हुआ बेटा, इट इज एक्चुअली द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। ये रेट की डेफिनेशन होगी, आपने लिखना है। और ये आपके पास क्या होगी जी, रेट एक्सप्रेशंस हो गए जो मैंने आपके लिए लिखे हैं। मेरी तीसरी हेडिंग आप देखें बेटा, तो वो है जी यूनिट्स ऑफ रेट। तो क्या कहते हैं जी, क्या यूनिट्स होंगी रेट की, तो ऑब्वियसली वही होंगी जो आपके पास रेट एक्सप्रेशन में चीजें हैं। क्या है जी रेट एक्सप्रेशन की चीजें, मैंने अभी लिखा कि रेट असल में डिपेंड कर रहा है किस पे जी, कंसंट्रेशन और टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कंसंट्रेशन की यूनिट्स क्या होती है बेटे, ये कंसंट्रेशन असल में किसके बराबर होती है, कंसंट्रेशन बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम के, ठीक है। तो वॉल्यूम की यूनिट लीटर में ले लेते हैं, नंबर ऑफ मोल को मोल में एक्सप्रेस किया, टाइम की यूनिट आपके पास सेकंड, मिनट या आवर्स आप ले सकते हैं। तो क्या यूनिट्स बनी बेटे आपके पास, इट इज मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है, या आप लिख सकते हैं, आप टाइम को चेंज करें तो मोल
पर लीटर पर मिनट आप ले सकते हैं। अगर रिएक्शन थोड़ा स्लो है आपके पास और स्लो है तो आप ले सकते हैं मोल पर लीटर पर आर ले सकते हैं आप, ठीक है। अक्सर अगर रिएक्शन सारे गैसियस फेज के हैं, फॉर एग्जांपल N2 प्लस 3H2 gives us 2NH3, इस तरह के और भी रिएक्शन आपके पास गैसियस फेज के रिएक्शन है, तो इट इज मोर कन्वीनियंट कि आप जो यूनिट्स यूज करें आपके पास बेटा वो प्रेशर यूनिट्स यूज करें। तो आप क्या लिखें जी, कंसंट्रेशन की जगह पे आप लिख सकते हैं ATM पर सेकंड, ठीक है। इससे भी आपने नोट करना है, प्रेशर यूनिट्स भी यूज हो सकती हैं फॉर द रिएक्शन अकरिंग इन द गैसियस फेज, ठीक है। तो ये कुछ यूनिट्स हैं आपके पास किसके लिए जो यूज हो सकती हैं जी बेटा, रेट के लिए आपके पास। नेक्स्ट आप हेडिंग देखें बेटे, तो वो है जी टाइप्स ऑफ रेट। क्या है जी रेट की जो किस्म में मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ आपके लिए, वो दो टाइप्स हो सकती हैं आपके पास। कहता है कि रेट इज में बी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरा आपके पास हो सकता है बेटा कौन सा जी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन ये हो सकता है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेटा, इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन measured for concentration change over a large time interval, ठीक है। ये एवरेज रेट की डेफिनेशन होगी। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा बेटा आपके पास, मैं इसी से बनाता हूं आपके लिए। इंस्टेंटेनियस रेट के लिए क्या होगा, यहीं पर देखना, इंस्टेंटेनियस इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड फॉर कंसंट्रेशन चेंज ओवर, यहां पर जो आप लोग ये कहते हैं कि ओवर अ वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम इंटरवल, ठीक है। जो टाइम इंटरवल में आप चेंज ले रहे हैं वो इन्फिनिटली स्मॉल हो, दैट इज dt अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। जो टाइम चेंज है इसके लिए वो क्या होगा बेटा, इट इज इन्फिनिटली स्मॉल at a small instant dt approaches to zero, ठीक है। एट अ वेरी स्मॉल इंस्टेंट जो आप लोग रिएक्शन का रेट ले रहे हैं, अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट या डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ले रहे हैं एट अ वेरी स्मॉल इंस्टेंट, ठीक है, इन्फिनिटली स्मॉल टाइम इंटरवल, तो वो आपके पास कौन सा रेट है जी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अच्छा, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशंस क्या होगी बेटा, ये बड़ी अहम है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन को समझना, ठीक है। कि भाई क्या विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो रेट आपके पास चेंज होगा नहीं होगा, या थ्रू आउट आपके पास रेट एक जैसा रहेगा, ये हम कुछ बात करेंगे। मैं ग्राफ बनाता हूँ बेटे आपके पास, उससे पहले मैं एक आपके लिए रिएक्शन लिख लेता हूँ। रिएक्शन क्या है जी, इट इज द रिएक्शन बिटवीन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड NO2 फॉर्म CO2 प्लस NO, ये रिएक्शन है मेरे पास। आपसे कहा जाए कि आप रेट एक्सप्रेशन लिखें फॉर रेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो क्या लिखेंगे आपके पास, रेट या dx अपॉन dt इज इक्वल टू व्हाट जी, किसके बराबर होगा बेटे आपके पास, डिसअपीयरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CO पर यूनिट टाइम, ये इसके बराबर होगा। इसके लिए रेट एक्सप्रेशन मैंने ये लिखा dt, इससे आप इक्वेशन 1 कहते हैं, ठीक। अच्छा, अब मैं कुछ डेटा जो कि एक्सपेरिमेंटली मैंने लिया हुआ है आपके पास, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स लिए हुए हैं, उसको इसकी जो आपके पास ये जो चेंज है कार्बन मोनोऑक्साइड की जो चेंज है आपके पास विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो कितनी है आपके पास, वो किस तरह की है आपके पास, ये मैं एक्सपेरिमेंटली जो डेटा लिया हुआ है टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ CO को, उसको मैं ग्राफिकली आपके लिए पेश करता हूँ, ग्राफ आपके लिए बनाता हूँ, जरा देखना चीज। ये हो गया, ठीक। अच्छा, यहां पे ले लें आप 0, 10, 20, 30 और 40, ये टाइम है। यहां पे मैंने टाइम को प्लॉट कर दिया।
टाइम सेकंड्स में है, ठीक है। अच्छा, ये कंसंट्रेशन है दैट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन डेल सी हो, ये आपके पास यहाँ पर आपके पास थी 0.10, यहाँ पर आपके पास थी, चलो मैं इसे भी कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर लेता हूँ जी, ये आ गया, ये आ गया, ये ठीक है जी। यहाँ पर जो थी वो क्या थी 0.067, ये हो गया जी 0.050, और ये हो गया जी 0.040, और नीचे वाला क्या हो गया जी आपके पास 0.033। आपने कंपार्टमेंट्स इक्वल रखने हैं जी, ये आपके पास, ठीक है। ये जो मैं वैल्यूज ले रहा हूँ, रिजल्ट्स ले रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंटल हैं आपके पास, ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया हुआ था, ये रिपोर्टेड वैल्यूज हैं जो मैंने आपके लिए यहाँ पर ली हैं। अब कंसंट्रेशन मेरे पास मौजूद है, टाइम मेरे पास मौजूद है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन में क्या फर्क आएगा। अब आप देखें बेटा कि जिस वक्त आपके पास 0 सेकंड्स थे, जिस वक्त रिएक्शन शुरू हुआ था, इस वक्त आपके पास कंसंट्रेशन क्या थी जी, मैक्सिमम थी वो 0.10 थी आपके पास, ठीक है, आपके सामने। जो ही 10 सेकंड्स हुए यहाँ पर, ये 2 पॉइंट्स में ले लेता हूँ, तो अब यहाँ पे जो टाइम है आप देखें तो वो क्या है जी, वो 10 सेकंड्स हैं आपके पास, तो कंसंट्रेशन क्या है जी 0.67 है। तो 0 से लेकर टाइम जिस वक्त 10 सेकंड तक गया आपके पास, तो चेंज इन कंसंट्रेशन आई। मैं ग्राफिकली इसको यूं शो कर देता हूँ आपके पास, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में डालें तो फर्स्ट के लिए आपके पास क्या है बेटे, रेट इज इक्वल टू व्हाट जी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ CO। किस से, कहां से लेकर कहां तक हुआ आपके पास, ये हुआ है जी 0.067 माइनस 0.100, ये और ये फाइनल थी, ये आपके पास स्टार्टिंग थी आपके पास। फिर टाइम के लिए भी ले लें तो आपके पास क्या था जी 10 माइनस 0, ये आ गया। रिजल्ट क्या है बेटे, आप कैलकुलेट करना, इसका रिजल्ट आता है जी 0.0033 मोल पर लीटर पर सेकंड, ये रिजल्ट है, ये रेट है आपके पास जी फॉर द फर्स्ट 10 सेकंड्स। याद रखना, फॉर द फर्स्ट 10 सेकंड्स, पहले 10 सेकंड का रेट जो है वो आपके पास आपके सामने बेटा आप देख लें, ठीक। विद द पैसेज ऑफ टाइम एज द टाइम प्रोसीड्स, तो जो जो टाइम चलता गया बेटे आपके पास, तो फिर क्या होता गया जी, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट थी वो कम से कम होती गई आपके पास। आप देखें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फॉल कर रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब मेरे पास फाइनल 10 सेकंड्स भी आ गए जी। फाइनल 10 सेकंड्स जो है वो 30 और 40 के दरमियान में ले रहा हूं। अब आप देखें बेटा, यहां पर आपके पास है ये पॉइंट्स हैं और फिर आपके पास ये पॉइंट्स हैं, तो ये दोनों पॉइंट्स भी किसी कंसंट्रेशन को शो कर रहे हैं, 0.04 को और 0.03 को आपके पास, ये 33 को आपके पास ये शो कर रहे हैं, आप देख लें यहाँ पर, ठीक है। टाइम फ्रेम आपके सामने सेम इसी एक्सप्रेशन को ये वैल्यूज डाल के मैं देखता हूं, तो रेट फॉर फाइनल 10 सेकंड्स वो क्या है बेटे आपके पास, तो वो है जी डिफरेंस होगा कंसंट्रेशन का 0.033 माइनस 0.040 और 40 माइनस 30, तो ये रिजल्ट्स आते हैं जी 0.0007 मोल पर लीटर पर सेकंड। अब आप देख लें, दो मेरे पास रिजल्ट आ गए फॉर द फर्स्ट 10 सेकंड एंड फॉर द लास्ट 10 सेकंड। टाइम का जो आपके पास फ्रेम है, जो मैग्नीट्यूड है बेटे, वो आपके पास क्या है जी, सेम है, फर्स्ट 10 सेकंड्स लास्ट 10 सेकंड। लेकिन आप देखें तो रेट फर्स्ट 10 सेकंड में ज्यादा है एज कंपेयर टू द लास्ट सेकंड। हमने ये निकाल दिए फ्रॉम द स्लोप ऑफ द व्हाट जी, ये जो हमें स्लोप मिली है इस ग्राफ में आपके पास, इससे हमने निकाल दिया ये रेट्स, ये ज्यादा है, ये क्या बेटे आपके पास, ये क्या है जी, ये कम है। तो कम क्यों है,
विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट्स जो थे आपके पास उनकी कंसंट्रेशन क्या हो गई थी जी, वो कम हो रही थी आपके पास। अब जो अवेलेबल रिएक्टेंट्स थे जिन्होंने कोलाइड करना था, जिन्होंने आगे रिएक्शन में जाना था आपके पास, वो क्या है, लीस्ट है, वो कम है। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स वो भी क्या हो गए आपके पास, कम हो गए। तो अब जो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में जाने थे लास्ट 10 सेकंड में आपके पास, उनके लिए सारे पैरामीटर्स जो थे वो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के वो क्या हो गए जी, लीस्ट हो गए। इस वजह से फाइनल 10 सेकंड टाइम सेम है आपके पास, लेकिन जो रेट है वो क्या है जी, कम है। क्यों? नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, नंबर ऑफ अवेलेबल स्पीशीज वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो गई हैं। अब कम स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, जा रही हैं, एक्टिव हैं टू फॉर्म द प्रोडक्ट। इस वजह से आपके पास विद द पैसेज ऑफ टाइम रेट जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। आपके सामने ये आपके पास जो है वो रेट है फर्स्ट 10 सेकंड का, और ये जो है आपके पास वो रेट है किसका जी, फाइनल 10 सेकंड का। तो मैं कंक्लूड करता हूं कि जितना आपके पास आप लोग टाइम जो है वो चलेगा, आपके पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, तो रेट जो है वो क्या करेगा आपके पास बेटा, वो डिक्रीज करेगा। ये मैंने आपको ग्राफिकली समझा दिया। जिस वक्त आप रेट को ओवरऑल लार्ज टाइम इंटरवल लेंगे, जैसे यहां से लेकर आपने यहां तक लिया, जिसमें आप कंसिडरेबल चेंज रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो ये एवरेज रेट कहलाएगा। और जब बेटे आप एट अ वेरी स्मॉल इंस्टेंट आप जब किसी रेट को मालूम करेंगे आपके पास, तो वो कौन सा रेट होगा, वो इंस्टेंटेनियस रेट कहलाएगा जी। ये सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो आपके सामने। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट, हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, वो कौन से एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं। आपको पता है बेटा, रेट जो है डिमांड कर रहा है किसको, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम को। आप थोड़ा उसको समझ लें क्या चीज़ें। ये देखें, एक रिएक्शन बीकर के अंदर बच्चे हो रहा है, ठीक है, आप उसको किसी कंटेनर में इस रिएक्शन को करा रहे हैं। जिस वक्त आपने इस रिएक्शन को स्टार्ट किया था, तो उस वक्त रिएक्टेंट की कोई खास कंसंट्रेशन थी आपके पास, जिस वक्त टाइम t0 था। जो ही आपके पास क्या हुआ कि रिएक्शन प्रोसीड किया, तो फिर रिएक्टेंट्स जो हैं वो चेंज होना शुरू हुए किस में जी, प्रोडक्ट्स में। रिएक्टेंट जा रहे हैं किस में जी, प्रोडक्ट में। तो ऑब्वियस है बेटा, जो रिएक्टेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन में डिक्रीज आएगा और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। अब बीकर में चीज मौजूद है, आप कैसे पता लगाएंगे कि कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका है या कितना प्रोडक्ट बन चुका है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में कितना चेंज आया है, या न्यू जो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की आ रही है आपके पास वो कितनी है। तो ये आपके लिए डिमांडिंग टास्क हुआ कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जब आपका रिएक्शन आपके इस बीकर में, इस कंटेनर में पड़ा हुआ है। तो कुछ मेथड्स हैं जो आपको कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आप उनके जरिए डिटरमिन कर सकते हैं। तो वंस आपने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिटरमिन कर ली इन मेथड से, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो फिर आप इस डेटा को डालें तो आपके पास एक रेट की वैल्यू है। तो असल में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम निकालना मुश्किल होता है। उसके लिए मेथड्स हैं बेटा, पोलरिमीट्रिक मेथड है आपके पास, ठीक है। इसमें ऑब्वियस है कि हम लोग फिर किसी ऑप्टिकल एक्टिविटी की तरफ जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप देखें तो जिस वक्त हम अल्फा डी ग्लूकोज को चेंज करें आपके इसमें जी बीटा डी ग्लूकोज में, ये इसमें चेंज हो आपके पास, तो आपको कैसे पता चलेगा, आप कंसंट्रेशन कैसे मालूम करेंगे। तो हम ऑप्टिकल मेथड से या पोलरिमीट्रिक मेथड से हम मालूम कर सकते हैं। ऑब्वियस है इसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी उसके लिए कुछ खास ऑप्टिकल रोटेशन होगी आपके पास, ठीक है, और वो ऑप्टिकल रोटेशन जो होगी वो करेस्पॉन्ड करेगी टू द कंसंट्रेशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ये कम होगा तो इसकी ऑप्टिकल रोटेशन में भी कमी आएगी, ठीक है, और बीटा डी ग्लूकोज बनेगा। तो इस तरह से हम लोग पोलरिमीट्री से ऑप्टिकल रोटेशन मालूम करके और उसको रिलेट करके कंसंट्रेशन के साथ हम इस रिएक्शन के लिए कि भाई कितना पैसेज ऑफ टाइम के साथ कितनी रोटेशन थी वो करेस्पॉन्ड करेगी किसी कंसंट्रेशन को। तो हम कंसंट्रेशन मालूम कर लेंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम हम डालें तो आपके पास रेट निकल सकता है, पोलरिमीट्रिक मेथड। इसके अलावा स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है बच्चा,
जिसमें NMR है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ESR है, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये मेथड्स और इनके अलावा और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स हैं आपके पास, वो यूज हो सकते हैं टू मेजर द कंसंट्रेशन। और वो जो है फिर आपके पास रिएक्टेंट वो जो कंसंट्रेशन थी उस कंसंट्रेशन को हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पर डालेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, और हमारे पास क्या निकल आएगा जी, रेट निकल आएगा। यहाँ पर एब्जॉर्बेंस की बात होगी। मिसाल के तौर पर आपके पास एल्कोहल है बच्चे, तो एल्कोहल अगर ईस्टरीफिकेशन का रिएक्शन है, एसिटिक एसिड के साथ मिल रहा है, ईस्टर बना रहा है, तो रिएक्टेंट की अपनी एब्जॉर्बेंस होगी आपके पास। NMR का डेटा, ESR का डेटा जो है वो एक खास कंसंट्रेशन की तरफ आप लिंक कर सकते हैं उसको, ठीक है। अब जब रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो अभी से रिएक्टेंट चेंज हो गए, प्रोडक्ट में आपके पास तो एब्जॉर्बेंस पे भी फर्क आएगा, तो इस एब्जॉर्बेंस से भी आप कंसंट्रेशन की तरफ जा सकते हैं, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कर सकते हैं। मास स्पेक्ट्रोमीट्री के जरिए आप कर सकते हैं बेटा। फिर ये नीचे मैंने ब्लू में लिखी है टेक्निक्स, फ्लैश फोटोलाइसिस है, रिलैक्सेशन है, फेम्टोकेमिस्ट्री है। ये टेक्निक्स यूज होती हैं फॉर द रिएक्शन विच अकर्स एट अ वेरी फास्ट रेट। फ्लैश फोटोलाइसिस को आइगन ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। रिलैक्सेशन पोर्टर ने किया था आपके पास, ठीक है। और फेम्टोकेमिस्ट्री पे बहुत ज्यादा काम किया था जेवल ने आपके पास, ठीक है, नोबेल प्राइज विनर है। और ये तीन जो टेक्निक्स हैं ये यूज होती हैं टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन चेंज फॉर अ वेरी फास्ट रिएक्शन। इनमें आप लोग फ्लैश फोटोलाइसिस में आप यूवी पल्स को यूज कर रहे थे आपके पास, ठीक है। रिलैक्सेशन में आप प्रेशर टेम्परेचर की कंडीशंस को चेंज करके, ठीक है, फिर आप उसकी जो कंसंट्रेशन की मेजरमेंट आप कर रहे हैं। फेम्टोकेमिस्ट्री में आप फेम्टोसेकंड की जो पल्स है, माइक्रो पल्स है, आप उसे यूज करते हैं और फिर कंसंट्रेशन चेंज को मालूम करते हैं। ज्यादा डिटेल में मैं डिस्कस नहीं कर सकता, जस्ट इंट्रो दे रहा हूँ आपको, ठीक है। एक और मेथड भी होता है बच्चे, क्विंचिंग मेथड, कि जिसमें हम क्या करते हैं कि कोई रिएक्शन अगर चल रहा है आपके पास बीकर के अंदर, आप उसे एक खास टाइम तक उसको चलाते हैं, ठीक है, एक खास वक्त तक आप उसे चलाते हैं, फिर आप उसे रोकना चाह रहे हैं तो आप उसे सडनली आप उसे क्या कर दें जी, कूल कर दें, या आप इसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डाल दें, तो वो रिएक्शन थोड़े से टाइम के लिए क्या हो जाएगी जी, स्टॉप कर जाएगा। फिर आप उसके ऊपर आप मुख्तलिफ टेक्निक्स लगा के क्या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में चेंज आए, क्या प्रोडक्ट बने नहीं बने, आप कर सकते हैं। ऐसा मेथड क्या कहलाता है, ये क्वेंचिंग मेथड कहलाता है। इसके अलावा बेटे कंडक्ट्रोमीट्रिक मेथड है आपके पास, ठीक है, जो आप यूज कर सकते हैं। पोटेंशियोमीट्रिक मेथड आप यूज कर सकते हैं। फ्लोरेसेंस, फास्फोरेसेंस का कंसेप्ट है जो आप यूज कर सकते हैं। ये सारी टेक्निक्स हाथ बांधे खड़ी हुई हैं, ठीक है। आप इनसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मालूम कर सकते हैं। डेटा यहाँ पे डालें, आपके पास रेट निकल आएगा। दीज आर द एक्सपेरिमेंटल मेथड्स यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है बेटे, मैं साथ ही कर रहा हूँ इसको। रेट लॉ क्या होता है आपके पास, व्हाट इज एक्चुअली द रेट लॉ। उसको समझने के लिए आप देखें बेटा, तो मैंने राइट ट्रैक टेबल सा बनाया हुआ है, डेटा भी लिखा हुआ है, रिएक्शन टॉप पे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। रिएक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड के NO2 के साथ गिव्स अस CO2 प्लस NO, ये रिएक्शन है। अगर आप इसे देखें बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन अगर CO की थी, लेट वो 10 थी आपके पास, फिर मैंने इसको डबल किया 20 किया, फिर मैंने इसके 3 टाइम कर दिया 30 कर दिया, ठीक है। मेरे पास दो रिएक्टेंट है, CO और NO2। CO की कंसंट्रेशन ये हैं और फिर NO2 की कंसंट्रेशन मैंने ये रखी हुई। रिएक्टेंट दो हैं। अगर मैं मालूम करना चाह रहा हूँ रेट विद रिस्पेक्ट टू कार्बन मोनोऑक्साइड, तो मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन को चेंज किया है और NO2 की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा है, ताकि जो रेट पे फर्क आए बेटा वो कार्बन मोनोऑक्साइड के अकॉर्डिंग आए। NO2 तो तीनों केसेस में क्या है आपके पास, कांस्टेंट है। अब जो चीज रेट पे फर्क ला रही है वो CO फर्क ला रहा है आपके पास, ठीक है बेटा। इसे मैंने फर्स्ट सीरीज का नाम दे रहा हूँ। जिस वक्त कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन 10 थी और NO2 कंसंट्रेशन 10 थी आपके पास, तो रेट क्या था जी, 0.005 था। आप इसे कम करना चाह रहे हैं, पॉइंट इंट्रोड्यूस कर दे जी यहाँ पर, ठीक है जी, यहाँ पर ये, ठीक है। आप और मिनिमल वैल्यू पे जाना चाह रहे हैं तो ये आप पॉइंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पर। जिस वक्त कंसंट्रेशन ये थी तो रेट ये था। जब मैंने कंसंट्रेशन ऑफ CO को डबल किया, NO2 की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा हुआ है, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि मैं रेट निकालूं अकॉर्डिंग टू CO।
NO2 को मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है, आइसोलेट किया हुआ है इसको, ठीक है। तो रेट भी डबल हो गया, मैंने इसको 3 टाइम किया तो रेट भी 3 टाइम हो गया। इसका मतलब ये है कि बाय if I double the concentration of CO, the rate also doubles। तो मतलब ये हुआ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है dx अपॉन dt, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ CO। जितना ज्यादा CO होगा उतना ही रेट ज्यादा होगा आपके पास। दूसरी सीरीज मैंने आपके सामने कंडक्ट की, ये लिखी हुई है, आप देखें जरा 10 20 30 वही रखा है। अब मैं चेंज कर रहा हूं किसको जी, NO को। आप देखें तो आपको नजर ये आ रहा होगा कि NO जो है वो 20 20 20 सब मैंने रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन असल में देखें बेटा तो कंपैरिजन है। अब क्या कंपैरिजन है आपके पास, अब ये कंपैरिजन है कि पहले आपके पास 10 और 10 का था, अब ये तो 10 ही है, अब इसके बदले ये क्या हो गया जी 20 हो गया आपके पास, ठीक है। तो असल में आप देखें सीरीज 1 को सीरीज 2 के साथ रिलेट करें तो कंसंट्रेशन ऑफ NO2 में चेंज आ रहा है। सीरीज 1 का वही कॉलम मैंने उठा के इधर रखा है, ये कांस्टेंट है वही। तो अब आप देखें कि अगर कंसंट्रेशन NO2 की जो पहले 10 थी अब 20 हो जाए तो रेट और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, और ज्यादा हो रहा है रेट, और ज्यादा हो रहा है रेट आपके पास। तो अगर आप NO2 की कंसंट्रेशन को भी डबल करें जैसा कि मैंने डबल की हुई है आपके पास, तो रेट जो है इसके अकॉर्डिंग भी इंक्रीज करता है। तो मैंने ये लिख सकता हूँ इसके लिए dx अपॉन dt, रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द NO2। ये मैंने आपके सामने इक्वेशंस की सूरत में लिख दिया। इक्वेशन 1 2 आप ले सकते हैं बेटा। अच्छा मैं दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे लिख देता हूँ, dx अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ CO कंसंट्रेशन ऑफ NO2। क्योंकि आप देखें एक्सपेरिमेंट में यही था कि दोनों की कंसंट्रेशन को हम ज्यादा कर रहे थे तो रेट भी क्या हो रहा था जी, ज्यादा हो रहा था। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएं, कांस्टेंट लेकर आए तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू CO की कंसंट्रेशन और NO2 की कंसंट्रेशन। हियर दैट क्या इज एक्चुअली कॉल्ड द रेट कांस्टेंट, ठीक है। इसके को हम क्या बोलेंगे जी, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। ये जो आपके पास इक्वेशन है बेटा दिस इज रेट एक्सप्रेशन। इस इक्वेशन को आप यूज करके आप रेट लॉ को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा कि ये जो इक्वेशंस होती हैं दे आर द डिफाइनर ऑफ टर्म्स। क्या डिफाइन कर रही है आपके पास ये इक्वेशन, ये क्या कह रही है, तो मैं आपके लिए डेफिनेशन लिखता हूँ कि अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ, आप सुन लें फिर आप नोट करना, रेट ऑफ रिएक्शन इज directly proportional to the molar concentration of reacting species raised to appropriate power of their molar coefficients, जो कि आपके पास रिएक्शन में अपीयर हो रहा है आपके पास, ठीक है। याद रखें बेटा जिस वक्त आप रेट लॉ को अप्लाई करते हैं टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो वहां पर आप जो मोलर कंसंट्रेशन लिखेंगे रिएक्टिंग स्पीशी की वो स्लो स्टेप की लिखते हैं, ठीक है। रिएक्शन जो है फास्ट स्टेप में भी होता है, स्लो स्टेप में भी होता है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है आगे टॉपिक आने वाला है, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पर जो मोलर कोएफिशिएंट्स होंगे वो स्लो स्टेप के लिखेंगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर से रेट लॉ की डेफिनेशन करता हूँ। रेट लॉ क्या है, स्टेटमेंट है इसकी जी। स्टेटमेंट क्या बनी बेटा कि रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज रेज्ड टू द एप्रोप्रिएट पावर ऑफ मोलर कोएफिशिएंट। दिस इज कॉल्ड रेट एक्सप्रेशन। इससे फिर आप आगे बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए जो आप मोलर कोएफिशिएंट्स लिखेंगे इट शुड बी टेकन फ्रॉम द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। अक्सर लिखा होता है कि व्हाट इज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, क्या होगा बेटे, तो मिसाल के तौर पर आपके पास a प्लस बी है गिव्स अस व्हाट जी, प्रोडक्ट, ठीक है। इसके मोलर कोएफिशिएंट ए बी हो गया आपके पास, dx अपॉन dt इसके ऊपर लगाएं, रेट लॉ लगाएं, तो आपके पास क्या है बेटा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इट इज इक्वल टू k इनटू कंसंट्रेशन ऑफ a पावर आपके पास इसकी क्या मैं लिख सकता हूँ, a नहीं लिखता, चले m लिखता हूँ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ b, b नहीं लिखता इसकी पावर m लिखता हूँ। क्यों ऐसा मैंने क्यों किया, इस वजह से कि लाजमी नहीं है कि a और b ही अपीयर होंगी इधर, ठीक है। जो स्लो स्टेप्स की जो मोलर कोएफिशिएंट हो सकते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं देन दीज कोएफिशिएंट गिवन इन द इक्वेशन, ठीक है। ये जो इक्वेशन में दिए हुए हैं ये कोएफिशिएंट ये डिफरेंट हो सकते हैं आपके पास, स्लो स्टेप के कोएफिशिएंट और हो सकते हैं। मैंने तब ए बी की जगह एम एन भी लिख लिया है। अक्सर ऐसा होता है कि m और n a b के बराबर हो, लेकिन ऐसा भी होगा कि आपके पास स्लो स्टेप की जो मोलर कोएफिशिएंट्स हैं वो डिफरेंट हों। पर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k इनटू a की कंसंट्रेशन b की कंसंट्रेशन, इसकी पावर ये और इसकी पावर ये।
आप स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट को निकालना चाह रहे हैं आपके पास, तो फॉर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट द कंसंट्रेशन ऑफ ए शुड बी यूनिटी एंड द कंसंट्रेशन ऑफ बी शुड बी यूनिटी एट दैट टाइम द रेट कांस्टेंट ऑब्जर्व, ठीक है, इज कॉल्ड द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। हमने अमाउंट्स को क्या कर दिया बेटे, रिएक्टेंट्स की स्पेसिफिक कर दिया, ठीक है। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इक्वल टू यूनिटी एट दैट टाइम द रेट कांस्टेंट K is called specific rate constant। रेट लॉ की इक्वेशंस को बेटा हम लोग फिर आगे डिस्कस करेंगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है आपके पास, स्लो स्टेप्स क्या है आपके पास, फास्ट स्टेप्स क्या है, ये सारा कुछ अपकमिंग वीडियोस में आने वाला है।